नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी हब 890 पर। आज हम बात करेंगे जलवायु विज्ञान के टॉपिक वायुमंडलीय आर्द्रता पर। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता ह्यूमिडिटी कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ की भांति जल की भी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल और गैस। जल इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस रूप में इसे हिम, तरलावस्था में जल तथा गैसीय अवस्था में जलवाष्प कहा जाता है। वायु में अन्य गैसों के साथ जलवाष्प विभिन्न मात्रा में पाई जाती है, जिसे वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। जलवाष्प की विशेषता क्या है? जलवाष्प एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन पदार्थ है जो अदृश्य होती है। जब विशेष परिस्थितियों में जलवाष्प की अवस्था में परिवर्तन होने पर वह तरल अथवा ठोस रूप धारण करती है, तब उसे ओस, पाला, मेघ, कोहरा, हिमवृष्टि आदि अनेक रूपों में हम देखते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। ठीक है। जलवाष्प के स्रोत अब हम देखते हैं। वायुमंडलीय जलवाष्प के सर्वप्रमुख स्रोत पृथ्वी के 3/4 भाग पर फैले हुए महासागर हैं। इस विशाल जलराशि की सतह से वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल को निरंतर जलवाष्प प्राप्त होती रहती है। महासागरों के अतिरिक्त जलवाष्प की प्राप्ति के अन्य गौण स्रोत भी हैं, जो वायुमंडल को आर्द्रता की आपूर्ति करते रहते हैं। ये स्रोत हैं लघु जल राशियां जैसे नदियां, झील, तालाब, आर्द्र धरातल तथा वनस्पतियां। वनस्पतियों से होने वाली वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल को जलवाष्प की भारी मात्रा मिल जाती है। महासागर की सतह पर निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। इस जलवाष्प को पवन महाद्वीपों के सुदूर प्रांतों तक पहुंचा देते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में होने वाली संवहन, आरोहण तथा वायु विक्षोभ आदि अनेक प्रक्रियाओं से धरातल से काफी ऊंचाई पर वायु की विभिन्न परतों में जलवाष्प का विसरण हो जाता है। वायुमंडलीय जलवाष्प का स्रोत मुख्यतः धरातल पर होने के कारण ऊंचाई में वृद्धि के साथ ही वायु में जलवाष्प की मात्रा में कमी पाई जाती है। जैसा कि सर्वविदित है कि वायुमंडल की संपूर्ण जलवाष्प का लगभग आधा भाग 1950 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। संभवतः 10 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडलीय जलवाष्प का केवल 1% भाग ही शेष रह जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं जलीय चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जलीय चक्र के बारे में। स्थल खंडों तथा महासागरों से वाष्पन क्रिया निरंतर होती रहती है, जिससे वायुमंडल में जलवाष्प का भंडार सदैव भरा रहता है। वहीं जलवाष्प अनुकूल दशाओं में संघनित होकर मेघ के रूप में दिखाई पड़ती है, पुनः वर्षण के रूप में मेघों से। वहीं जलवाष्प जल अथवा हिम के रूप में स्थल और सागरों में वापस लौटा दी जाती है। इस प्रकार वाष्पन, संघनन और वर्षण की प्रक्रियाओं की श्रृंखला के माध्यम से जलीय चक्र पूरा हो जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता के स्थानांतरण के 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। नंबर 1, आर्द्रता का रेखांशिक स्थानांतरण विभिन्न अक्षांतरीय पेटियों के मध्य होता है। विभिन्न कटिबंधों में आर्द्रता का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शुष्क और आर्द्र प्रदेशों में आर्द्रता का आदान प्रदान चलता रहे। आर्द्रता और ऊर्जा के असंतुलन को दूर करने में नियतवाही पवनों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों तथा अन्य वायुमंडलीय विक्षोभों का विशेष योगदान होता है। इसी प्रकार स्थल तथा जल खंडों के बीच आर्द्रता का आदान प्रदान होता रहता है। महाद्वीपों पर वर्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली आर्द्रता की मात्रा वाष्पीकरण से नष्ट होने वाली आर्द्रता की मात्रा से अधिक होती है। इसके विपरीत महासागरों से वाष्पन द्वारा अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता का व्यय होता है। इस असंतुलन को पवनों की सहायता से प्रकृति दूर कर लेती है। महासागरों से वाष्पन से प्राप्त आर्द्रता महाद्वीपों पर पहुंचकर संघनन तथा वर्षण द्वारा पुनः धरातल पर पहुंच जाती है। धरातल पर हुई वर्षा को नदियां पुनः सागरों में पहुंचा देती हैं। इस प्रकार जलीय चक्र की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है। ये रहा जलीय चक्र का डायग्राम। देखिए, महासागरों से वाष्पन हो रहा है, नदियों से वाष्पन हो रहा है, जलाशयों से वाष्पन हो रहा है, भूमिगत तथा नदियों एवं झीलों एवं महासागरों की ओर जो वर्षा के रूप में आ रहा है। ठीक है। वृष्टि से वाष्पन हो रहा है, महाद्वीपों, आर्द्र वायु देखिए महाद्वीपों की ओर जा रही है और फिर बादल बन रहे, फिर वर्षा हो रही है। अब देखते हैं जल की अवस्था परिवर्तन संबंधी प्रक्रियाएं। जल की विभिन्न अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में परिवर्तन की 4 प्रक्रियाएं होती हैं, जो निम्नलिखित हैं।
नंबर 1 वाष्पन। जब कोई द्रव प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होता है तब इस परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन इवेपोरेशन कहते हैं। जल से जो गैस बनती है उसे जल वाष्प कहा जाता है। वाष्पन की प्रक्रिया में द्रव के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी का अवशोषण होता है तथा अणुओं को गैसीय अवस्था में बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस ऊर्जा को ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कहते हैं। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल को उसके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक होती है। किसी द्रव का वाष्पन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर होता है। कौन से कारक होंगे जब वाष्पन होगा, देखते हैं। नंबर 1 वाष्पन जल के तापमान का समानुपाती होता है। जल के तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप वाष्पन की क्रिया शीघ्रता से होती है। नंबर 2 जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वह अपेक्षाकृत शीघ्रता से वाष्पित होता है। 3 अधिक वाष्प दाब पर वाष्पन कम तथा कम वाष्प दाब पर वाष्पन अधिक होता है। 4 पवन का वेग अधिक होने से शीघ्रता से वाष्पन होता है। 5 जल के खुले तल के क्षेत्रफल के अधिक होने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। इसीलिए देखते होंगे तालाब आदि में जल का वाष्पन ना हो, जब गर्मियों में होता है तो उसमें कुछ पराली इत्यादि डाल देते हैं जिससे जो ढके रहेंगे तो वाष्पन कम होगा यानी पानी बचा रहेगा। ठीक है। नंबर 6 जल के तल पर पड़ने वाला दाब जितना ही कम होता है वाष्पन की दर उतनी ही अधिक होती है। दूसरा संघनन कंडेंसेशन। संघनन की प्रक्रिया वाष्पन की उल्टी होती है। इसके द्वारा जलवाष्प गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होती है। संघनन की प्रक्रिया में अवशोषित ऊष्मा जल के मुक्त हो जाती है, जल से मुक्त हो जाती है जिसे संघनन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। 3 संगलन। ठोस पदार्थ जब द्रव अवस्था में आता है तब इस परिवर्तन को संगलन फ्यूजन की प्रक्रिया कहते हैं। पदार्थ के तापमान में संगलन के फलस्वरूप कोई अंतर नहीं होता। निश्चित तापमान पर 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम जल में बदलने के लिए 80 ग्राम कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। इसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 4 ऊर्ध्वपातन। किसी निश्चित तापमान पर कोई ठोस पदार्थ बिना किसी द्रव हुए सीधे गैसीय अवस्था में आ सकता है तथा विपरीत गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है। अब देखते हैं तापमान तथा आर्द्रता, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसका क्या संबंध है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें। वायुमंडलीय तापमान तथा उसकी आर्द्रता में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर निर्भर करती है। अधिक गर्म वायु में अधिक नमी धारण करने की शक्ति होती है। वायुमंडल में यद्यपि जलवाष्प सदैव रहती है किंतु उसके ताप परिवर्तन के कारण आर्द्रता का प्रतिशत घटता बढ़ता रहता है। जब किसी निश्चित तापमान पर वायु में जलवाष्प की मात्रा वायु की क्षमता के अनुसार उपस्थित होती है तब ऐसी दशा में वायु को संतृप्त सैचुरेटेड कहते हैं। वायु 2 प्रकार से संतृप्त की जा सकती है। का वायु के तापमान के स्थिर रहने पर उसमें जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि करके तथा दूसरा जलवाष्प की मात्रा स्थिर रहने पर वायु के तापमान को कम करके। प्रकृति में वायु को अधिकतर दूसरे प्रकार से ही संतृप्त होने का अवसर मिलता है। ये देखिए, ये चार्ट है। विभिन्न तापमानों पर जलवाष्प धारण करने की वायु की क्षमता दिखाई गई है। एक तरफ वायु का तापमान डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है, दूसरी ओर संतृप्त विशिष्ट आर्द्रता ग्राम और किलोग्राम में दर्शाई गई है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उस तापमान को ही उस वायु का औसांक ड्यू पॉइंट, सुना होगा ना, ड्यू पॉइंट क्या होता है कहते हैं। यदि वायु का तापमान उसके औसांक से कम होता है तो अतिरिक्त जलवाष्प का संघनन होने लगता है। कभी कभी वायु में संघनन नाभिकों कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के अभाव में औसांक पर संघनन क्रिया प्रारंभ नहीं होती। ऐसी वायु जिसमें संघनन क्रिया का प्रारंभ औसांक के कई अंश नीचे तापमान पर होता है अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड